हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए सोशल साइंस का सिलेबस लेके आई हूँ यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। देखेंगे कि मतलब हमारे यूपी बोर्ड में सोशल साइंस के पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन से टॉपिक होंगे सिलेबस को पूरे को। क्योंकि सोशल साइंस में कि एक्चुअली ये है कि सोशल साइंस में जो है वो ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट को का कॉम्बिनेशन बना दिया गया है सोशल साइंस को। तो उसमें उसका सिलेबस जो है थोड़ा वास्ट हो जाता है, लेंथी हो जाता है। और ये भी होता है कि मतलब ये ही नहीं पता कि 4 बुक है, फिर 4 बुक में कौन कौन से टॉपिक हैं और कैसे उनकी तैयारी करें। तो यही सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आज ये हमारी वीडियो होगी। और इस वीडियो में हम अच्छे से सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कवर करें और किस तरीके से अपनी तैयारी को बेटर बनाएं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सिलेबस को जो है वो 4 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। यूनिट्स मतलब इकाई में। नंबर 1 पे आता है भारत और समकालीन विश्व, यानी इतिहास आ जाता है। ये आपका 20 नंबर का होगा। आगे ही इसमें बता दिया गया है कि ये आपका 20 नंबर का होगा। दूसरे नंबर पे आपका आता है समकालीन भारत, यानी भूगोल नंबर का होगा। फिर लोकतांत्रिक राजनीति जिसमें नागरिक शास्त्र आता है आपका, वो आपका 15 नंबर्स का होगा। और आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र, वो भी आपका 15 नंबर का होगा। तो टोटली आपके जो है वो 70 नंबर बन जाते हैं। यानी इतिहास 20 नंबर का, भूगोल 20 नंबर का, 15 नंबर का नागरिक शास्त्र और शास्त्र भी 15 नंबर का। तो इतिहास में देखेंगे। सबसे पहले इतिहास में इन्होंने खंड ए, खंड 2 और खंड 3, पूरे इतिहास का जो सिलेबस है उसे 3 खंड में डिवाइड कर दिया है। तो पहले खंड में क्या दिया है? पहले खंड में कौन कौन से टॉपिक हैं? पहले खंड में 2 टॉपिक हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एंड दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद। एक तो यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, ये ये वाला चैप्टर है आपका। दूसरा चैप्टर है कि भारत में फिर राष्ट्रवाद कैसे आया। तो 2 चैप्टर डिस्कस होंगे इसमें। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फिर उसमें भी 3 हेडिंग्स दे दिए हैं इन्होंने, जैसा कि 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, जोसेफ मेज़नी आदि के विचार, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं बतानी है आपको। तो इसमें 3 पॉइंट बना दिए और फिर भारत में राष्ट्रवाद, उसके आपके 5 पॉइंट हुए। कुल मिला के 2 चैप्टर्स हुए। ये चैप्टर्स के अंदर पॉइंट्स हैं आपके। फिर खंड 2 में आपका इन्होंने फिर खंड 2 में फिर 2 चैप्टर दे दिए, जिसमें भूमंडलीकृत अर्थ विश्व का बनना, ये इतिहास का ही चैप्टर है आपका। और औद्योगिकीकरण का युग, ये भी। ठीक है, तो भूमंडलीकृत में आए थे और उन्होंने हमारे देश को कॉलोनी बना के रखा। 100 साल तक वो राज करके गए। ऐसे ही उन्होंने और कौन कौन से देशों को अपना कॉलोनी बना के रखा था, वहाँ पे राज किया उन्होंने, और क्या क्या चीज़ें फिर उन्होंने उन देशों में की जहाँ जहाँ पर उनका राज था। तो वो आपका पूरा उपनिवेशवाद में आ जाता है। और महायुद्ध मतलब कैसे कैसे युद्ध हुए और युद्धों के बीच अर्थव्यवस्था कैसी रही वहाँ की, यानी वहाँ का इकोनॉमिकली सिस्टम कैसा रहा, मंदी आई या भाई महंगाई आई या क्या हुआ, मतलब वो सारी चीज़ें जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित, चाहे वो विश्व में हो या वो आपके भारत में हो, वो सारा आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, औद्योगिकरण का युग आता है। औद्योगिकरण का मतलब होता है कि कच्चे मतलब रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल का मतलब है कि कच्चे माल से आपका जो इंडस्ट्री में फिर वो तैयार होके जो प्रॉपरली जो माल निकलता है, मतलब वो आपका औद्योगिकरण की श्रेणी में आता है। ठीक है, और एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसा कि किसान कपास उगाता है अपने खेत में, कपास की खेती करता है कॉटन की। ठीक है, और फिर वो उस कॉटन को जो है वो एक फैक्ट्री में बेचता है, वहाँ से उससे कपड़ा तैयार होता है, अलग अलग टाइप का अलग अलग धागे बनते हैं उससे, और अलग अलग तरीक़ों का जब उनसे कपड़ा जो तैयार होता है तो वो आपका औद्योगिकरण की श्रेणी में आ जाता है। यानी कच्चा माल, जैसा कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसान गन्ना बोता है और गन्ना वो रॉ मटेरियल के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कच्चे माल के अंतर्गत। फिर उस गन्ने को मिल में सप्लाई करता है जब वो, और मिल में सप्लाई होने के बाद वहाँ से चीनी वगैरह, शुगर, जितनी भी तरीके की फिर उस शुगर से चीज़ें बनती हैं, वो सारा औद्योगिकरण में आ जाता है। तो औद्योगिकरण का युग मतलब वो दौर जिसमें विश्व में और बड़े लेवल पर होने लगी, पूरे विश्व में एकदम से ये सारी चीज़ें, फैक्ट्रीज़ वगैरह, ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह खुली, तो वो आपके औद्योगिकरण के अंतर्गत आ जाती है। दूसरे चैप्टर में ये है। ठीक है,
और खंड 3 में फिर इन्होंने क्या बताया है, रोज़ाना की ज़िंदगी, संस्कृति और राजनीति। यानी खंड 3 इन्होंने बताया है कि इसमें आपका जैसे मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। यूरोप में मतलब मुद्रण का मतलब होता है कि छपाई वाला सिस्टम, जो बुक छपने लगी, न्यूज़पेपर छपने लगे, पहले तो हाथों से लिखे जाते थे ना, तो फिर मुद्रण का मतलब है मुद्रण संस्कृति, यानी छपाई वाला जो कल्चर स्टार्ट हुआ एकदम से, वो कैसे आया, ठीक है। और फिर ये बस इसमें यही चीज़ें हैं। और फिर प्रेस का विकास कैसे हुआ, यानी प्रेस मतलब जो आपका मीडिया वगैरह है वो, और राजनीति, सार्वजनिक विवाद, मुद्रण संस्कृति का संबंध वगैरह, इसमें यही सारी चीज़ टॉपिक में ये सारी चीज़ें होंगी, कवर होंगी आपकी। फिर मानचित्र कार्य आ जाता है, इतिहास से संबंधित, मतलब ये आपका इतिहास के टॉपिक हुए। सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे सेशन के बारे में आपको पढ़ना भी है, और इनको डेट के साथ में आपको याद भी करना है। ये इम्पोर्टेंट सेशंस है। दूसरा ये है कि उसके नीचे ही फिर आंदोलन है। जब हमारे देश में अंग्रेज़ थे और उनके खिलाफ जो आंदोलन हो रहे थे, तो कुछ आंदोलन इम्पोर्टेंट हैं, जिन आंदोलनों में आपके ये वाले आंदोलन आते हैं। जैसा कि ये चंपारण जब बिहार में हुआ था पहला, फिर दूसरा खेड़ा गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद भी गुजरात में हुआ था, अमृतसर जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ये वाली घटना ये पंजाब में हुई थी, और चोरा चोरी की घटना जो उत्तर प्रदेश में हुई थी, डांडिया आपका गुजरात में हुआ था। ये सारे जो में भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और फिर अब आपका आ जाता है भूगोल। अब हमारा इतिहास का ये सिलेबस फिनिश हुआ अब तक इतिहास का। उसके बाद भूगोल आ जाता है, आपका विकास का आ जाता है। विकास में आपके संसाधनों का विकास, ठीक है, और आपकी जो हमारे जो भारत की जो मिट्टी है उसे कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कौन कौन सी प्रकार की मिट्टी है, कौन कौन से साधन पाए जाते हैं हमारे यहाँ। संसाधन में अगर आप बात करें तो कोयला के भंडार, मतलब ये सारी चीज़ें, तांबा कौन से स्टेट में पाया जाता है, लोहयस कौन से स्टेट में पाया जाता है, जिंक कितनी क्वालिटी में पाया जाता है, ये सारे जो संसाधन ही तो हैं हमारे। तो इन सब के बारे में जो एक तो ये विकास वाला टॉपिक होगा। फिर दूसरा वन्य जीव संसाधन वाला टॉपिक होगा, यानी वनस्पति, मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु जो होते हैं उनको वनस्पति बोलते हैं। वे कितनी टाइप के पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, उन सब के बारे में दूसरा टॉपिक होगा। तीसरा टॉपिक आपका जल संसाधन के बारे में हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका जल के ऊपर ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और फिर आपका चौथा जो टॉपिक होगा वो कृषि के ऊपर होगा आपका। कृषि के प्रकार कितने तरीके की होती है, कैसे कैसे फसलें कौन से मौसम में होती है, वो सारी चीज़ें होगी। 4 टॉपिक ये हो गए। ये फर्स्ट इकाई हो गई आपके भूगोल की। दूसरी इकाई फिर आती है आपके भूगोल में ही, और उसमें आपका टॉपिक आता है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का। खनिज मतलब खनिज में वही सारी चीज़ें आती हैं, जैसा कि लोह खनिज होता है, अयस्क, तांबा, मैग्नीज, बहुत सारी उसमें धातुएं होती हैं, चट्टानों से जो निकाली जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपके इस खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में डिस्कस होंगी। ये तो आपके खनिज हो जाते हैं जो अभी मैंने बोला है, जैसा कि लोहा, तांबा और चट्टानों वगैरह से निकलने वाली चीज़ें। बट आपके ऊर्जा संसाधन में आपकी पवन ऊर्जा आती है, बायोगैस आता है, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, यानी सोलर लाइट जो होती है ना, सूरज से बनने वाली बिजली, हवा से बनने वाली बिजली, और आपके गैस वगैरह जो नीचे से रिलीज़ होती है, ये सारी चीज़ें आपके ऊर्जा के संसाधन में आती हैं, ठीक है। तो ये एक यूनिट नंबर 2 का ये एक चैप्टर भी आपका भूगोल का होगा, जो सिलेबस भूगोल के सिलेबस में है, जो आपका एग्ज़ाम में आएगा। फिर विनिर्माण उद्योग, छठा चैप्टर आता है आपका भूगोल का। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? विनिर्माण में वो चीज़ें आती है जैसा कि मतलब दोबारा से किसी चीज़ को बनाने बताया है। निर्माण मतलब बनना, और विनिर्माण दोबारा से किसी चीज़ को तैयार करना, रिपेयर करना, वो आपका विनिर्माण होता है। इसमें क्या देखेंगे हम कि कृषि पर खेती का से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जैसा कि वस्त्र उद्योग या कृषि पर आधारित उद्योग, कृषि से बनने वाली चीज़ें, कपड़े से बनने वाली चीज़ें, ठीक है, जैसा कि पटसन वगैरह, सूती कपड़े, चीनी उद्योग, मोटर उद्योग, मतलब वाहन बनने वाले जो उद्योग हैं, सारी चीज़ें आपकी विनिर्माण उद्योग में आ जाती है। मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ पर कुछ
चीज़ वेस्ट हो जाती है और वेस्ट में से भी कोई अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल करके दोबारा से किसी चीज़ को तैयार करने वाले जो कैसे कैसे रिपेयरिंग हुई। फिर 7वें नंबर पर आ जाता है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें क्या देखोगे आप, जैसा कि रेल परिवहन है आपका, या सड़क परिवहन है आपका, पाइपलाइन होती है आपकी, जल परिवहन होता है, जल की सप्लाई कैसे होगी, पाइपलाइन की सप्लाई कैसे होगी, सड़क की सप्लाई मतलब सड़क पर रोडवे प्रॉपरली कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे बिछाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप इसमें देखोगे कि मतलब किया गया था हमारे भारत में, या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कैसे कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करोगे। अब आपका भूगोल का सिलेबस कंप्लीट होता है, बस मानचित्र कार्य रह जाता है। जितने भी आपको मैंने ये टॉपिक बताए हैं ना, वो इन टॉपिक में से सभी से संबंधित आपके मानचित्र आ जाएंगे। मतलब पेपर में आपके मानचित्र के क्वेश्चन जो है वो 5 से 7 क्वेश्चन होंगे, तो वो पूरे ही सिलेबस से आएंगे। अब हो सकता है 1-2 भूगोल से भी आ जाए, वो हम जब अपने टॉपिक कवर करेंगे उसमें ही देख लेंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे भूगोल का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेबस। इसमें इकाई नंबर 1 है आपका, और इसमें फर्स्ट इकाई नंबर 1 में भी यानी पहली यूनिट में भी आपका पहला टॉपिक आता है सत्ता की साझेदारी और संघवाद। तो सत्ता तो आप सभी समझते हैं, अब तो बच्चे तक भी सत्ता समझते हैं, पॉलिटिक्स समझ। तो यही है वो कि सत्ता की साझेदारी और संघवाद मतलब लोकतांत्रिक जो देश है, जैसा कि हमारे देश में सत्ता कैसे कैसे बनती है आपको पता है, और फिर कैसे उसको चलाई जाती है। और लोकतांत्रिक देश में जो है वो सत्ता एक ही आदमी के हाथ में नहीं होती, जो है वो कई भागों में डिवाइड हो जाती है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे हम देख भी लेते हैं, हमारी लोकतांत्रिक कंट्री है तो इसकी सत्ता सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है, फिर इस पे अलग अलग पार्टियों की गवर्नमेंट है, ठीक है। और फिर उसके नीचे भी फिर और दूसरी छोटी छोटी जो पार्टीज़ हैं देश में, उनकी गवर्नमेंट आ जाती है। तो सत्ता जो है वो 3 भागों में डिवाइड हो गई। नंबर 1 सेंट्रल लेवल पे, नंबर 2 स्टेट लेवल पे, और नंबर 3 फिर है आपके नगर पालिका लेवल पे, जो एमएलसी वगैरह एमएलए वगैरह जो होते हैं। तो ये सत्ता की साझेदारी हुई कुल मिला के। ये टॉपिक होगा आपका। संघवाद का मतलब भी यही है कि एक मतलब संघवाद का मतलब भी यही है कि पूरे देश की जो शक्ति है उसे 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, यही संघ है आपका। फिर नंबर 2 पे चैप्टर आता है आपका जाति, धर्म और लैंगिक मसलों से संबंधित। इसमें आप जाति के बारे में, धर्म के और लैंगिक मसले जो होते हैं उनके बारे में पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका राजनीतिक दल। जितने भी हैं आपके भारत में राजनीतिक दल, जो भी पार्टीज़ हैं आपके यहाँ पे जो इलेक्शन वगैरह लड़ती है, छोटे लेवल से लेके सेंट्रल लेवल तक। फिर लास्ट में आता है लोकतंत्र के परिणाम, यानी इसके मतलब ये अच्छा होता है या बुरा होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। और 1-2 देश का आपके इसमें लोकतंत्र भी डिस्कस किया जाएगा कि मतलब लोकतंत्र कैसे आया और फिर वहाँ पे कैसे कैसे उसको मजबूती मिली लोकतंत्र को, ये किसी देश के लिए अच्छा होता है बुरा होता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लोकतंत्र के परिणाम में पढ़ोगे। ये आपका था नागरिक शास्त्र का सिलेबस, ठीक है। ये आपके 15 ही नंबर का आएगा और इसमें देखो आपके 4 चैप्टर हैं। अर्थशास्त्र ये आपका चौथा सब्जेक्ट होगा एसएसटी के सिलेबस में, और अर्थशास्त्र में को इसको इंग्लिश में इकोनॉमी बोलते हैं मगर। तो सबसे पहले आपका टॉपिक आता है विकास का। विकास में आप देखोगे कि मतलब देश का विकास कैसे हुआ, इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई, ये सारी चीज़ें इसमें देखोगे। दूसरे नंबर का जो टॉपिक है उसमें आप भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखोगे। भारत की जो जीडीपी है, यानी भारत में जहाँ से पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, चाहे वो छोटी गवर्नमेंट हो या वो बड़ी गवर्नमेंट हो, जहाँ पे इन गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है तो वो कहाँ कहाँ से आता है, कि टैक्सेस से के पैसे से ही कलेक्ट होता है सारा इनके पास पैसा। सब टैक्स को जो है कलेक्ट करने के लिए भी पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया है। और वे 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, 3 पार्ट्स में कौन कौन सी, पहले पार्ट में कौन सी चीज़ें आएंगी, दूसरे में कौन सी चीज़ें आएंगी और तीसरे में कौन सी चीज़ें आएंगी, और इन पार्ट्स पे कितना टैक्स लगाया जाएगा, वो सारी चीज़ें आप इसके टॉपिक के अंतर्गत पढ़ोगे।
तीसरे नंबर का टॉपिक होगा आपका मुद्रा और साख वाला। मुद्रा करेंसी होती है, पैसा जो होता है किसी देश का, करेंसी जो होती है किसी देश की, वो आपकी मुद्रा कहलाती है। और इसमें करेंसी के बारे में ही और बैंक से संबंधित के मतलब कौन से बैंक को क्या अधिकार है, कौन सी मुद्रा छापने का, क्या करने का, वो सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस करोगे। कितने तरीके की मुद्राएं हो सकती हैं, उनकी शर्तें क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में पढ़ोगे आप। इकाई नंबर 2 पे फिर आ जाता है आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण अंतर्देशीय के अंतर्गत आपका अंतर्देशीय उत्पादन आ जाएगा, यानी एक देश के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, मतलब उत्पादित हो रही है, बनाई जा रही है, विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जा रहा है। और जो पूरे देश में मतलब जो भी चीज़ें, जैसे मान लो हमारे देश में गन्ना ज़्यादा पैदा होता है, इधर आपके बांग्लादेश में चले जाए कपास ज़्यादा होता है, तो वो उधर से हमारे देश में कपास की ज़रूरत है तो हमारा देश कपास मंगा लेगा वहाँ से, और इधर से वहाँ पे गन्ना चला जाएगा, या मीठी गन्ने से बनने वाली चीज़ें चली जाएगी। तो वो सारी चीज़ें में व्यापार करते हैं एक दूसरे से। और फिर आपस में संबंध, जब व्यापार करेंगे तो आपस में संबंध भी बनेंगे फिर तो एक देश के दूसरे देश के साथ संबंध कैसे बनते हैं, और क्या क्या इसका पूरे दुनिया पर कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें आप इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करोगे। और फिर लास्ट टॉपिक आ जाता है आपका उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ख़रीदने वाला जो होता है, कोई भी चीज़ अगर कोई ख़रीदने वाला है तो वो आपका ख़रीदने वाला जो होता है वो उपभोक्ता कहलाता है। ताकि अधिकारों की बात की जाती है, चाहे वो हमारे नेशनल लेवल के उपभोक्ता हों या फिर वो इंटरनेशनल लेवल के उपभोक्ता हों, यानी पूरी दुनिया के अंतर्गत जो मतलब ख़रीद बेच जो होती है, या वे वहाँ के उपभोक्ता हो या वे किसी देश के उपभोक्ता हो, तो इसके अंतर्गत उनके कुछ अधिकार होते हैं, बनाए गए हैं नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो यहाँ कि कौन से सन में और किस बात को लेके बने, क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई थी, उन सब के बारे में आप इस टॉपिक में कवर करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका अर्थशास्त्र का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो गाइज़ देखो, हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एसएसटी में, मतलब 4 सब्जेक्ट है और उन 4 सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, और मैंने आपको टॉपिक भी समझा दिए हैं कि कौन से टॉपिक के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं। अगर आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि मैम कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा और आप इन टॉपिक पे भी वीडियो लेके आ जाइए, या सारे ही टॉपिक हमारे तैयार करा दीजिए, तो मैं ऐसा भी करने के लिए तैयार हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है गाइज़, तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करिए आप, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक करिए वीडियो को, जुड़े रहिए मेरे साथ। ठीक है गाइज़, और मुझे अपना प्यार दीजिए। तो बाय बाय एंड टेक केयर।